Hello guys, welcome back to my YouTube channel Dream IS and good morning to all of you। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए एक सीरीज स्टार्ट किया है जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। इकोलॉजी सेक्शन, क्योंकि इकोलॉजी से आप सभी जानते होंगे कि इकोलॉजी सेक्शन से बहुत सारे सवाल और उससे जो संबंधित करंट अफेयर से जो संबंधित मुद्दे हैं इकोलॉजी से संबंधित, उस तरह के भी सवाल आए दिन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हमने बेसिक बातों को इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है, जिसमें ऑलरेडी 4 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आज जो हम वीडियो आपके सामने रखने जाएंगे वो हमारा 5वां वीडियो होगा, यानी चैप्टर 5 होगा। इस इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सीरीज को स्टार्ट करने का जो मेन पर्पस था कि हम एक एक सब्जेक्ट को बढ़ाते चले, ताकि एग्ज़ाम किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, ड्रीम IS यूट्यूब चैनल के वीडियो को देखते हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते जाए। ठीक है, तो सबसे पहला हमने जो सीरीज़ लिया है वो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का लिया है, और मैंने आपको जैसा कि बताया कि आज जो मेरा वीडियो होगा वो चैप्टर नंबर 5 होगा, जिसका नाम है ओजोन परत का संरक्षण। ठीक है, आपको नाम से ही ऐसा प्रतीत होता होगा कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जिस तरह से हमारे इन्वायरमेंट में बढ़ रहे हैं, उस तरह से ओजोन परत का संरक्षण भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। और इसका आपको पता ही होगा कि आए दिन इसका संरक्षण बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने आज का जो चैप्टर लिया है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सीरीज का, वो है ओजोन परत का संरक्षण। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे कि ये ओजोन परत क्या है। मैं आपको बता देती हूँ पहले ही कि इसमें हम क्या क्या जानेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि ओजोन लेयर क्या होता है या ओजोन क्या होती है। दूसरा हम जानेंगे कि ओजोन परत को लेकर क्या समस्याएं हैं, इस समस्या के लिए क्या समाधान बनाए गए हैं, क्या रणनीतियां बनाई गई हैं। ठीक है, इस रणनीतियों को हम भारत एवं विश्व स्तर पर भी जानेंगे। तो ऐसे कुछ चुनिंदा मुद्दे हैं जिनको हम ओजोन परत के संरक्षण के रूप में जानेंगे, क्योंकि आप सभी ऐसा देखे होंगे कि ओजोन परत से डायरेक्टली सवाल पूछे गए हैं विभिन्न एग्जामों में, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं कि ओजोन परत का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है, लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि ओजोन क्या होता है। तो चलिए ओजोन को समझने से पहले हम कुछ टर्म एंड कंडीशन और समझ लेते हैं, ताकि आपको ओजोन से संबंधित कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी बेसिक से क्लियर हो जाए। तो ओजोन को जानने से पहले कि ओजोन, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि ओजोन समताप मंडल में मिलता है, तो इससे पहले हम ये जान लें कि वायुमंडल की परतें कौन कौन सी होती हैं, कितनी होती हैं, उसमें ओजोन परत कहाँ मिलता है, ये सब एक मैप के थ्रू हम जान लें। बहुत सारे कॉन्सेप्ट तो हमारे यहीं क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में क्या होता है कि सीक्वेंस पूछ लिया जाता है। वायुमंडल की परतों के जो सीक्वेंस होते हैं, एक के बाद एक कौन सा होगा, कौन सी परत होगी, ये कभी कभी एग्ज़ाम में, छोटे एग्ज़ामों में पूछ लिए जाते हैं। इसलिए जो टर्म मैं बताने जा रही हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ आप इस पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम देखिए वायुमंडल की परतें। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि आपको पता होगा कि क्षोभ मंडल होता है, दूसरा आपको पता होगा कि समताप मंडल होता है, तीसरा लेयर आपको पता होगा कि मध्य मंडल होता है,
चौथा आयन मंडल होता है। पांचवा बाह्य मंडल होता है। ठीक है, ये रफली मैंने फिगर आपको इसलिए बना के दिखाया ताकि आपको जो सीक्वेंस हो वो समझ में आ सके। ठीक है, ये जो सीक्वेंस होता है वो समझ में आ सके, अन्यथा आप ये न लेंगे कि इधर चौड़ाई कम है इधर लंबाई कम है। ठीक है, मैंने आपको एक सीक्वेंस के तौर पे समझाया है कि सबसे पहले क्षोभ मंडल होता है, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल होता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से जान गए कि जो वायुमंडल की परतें होती हैं वो परतें 5 प्रकार की होती हैं, जिनमें सबसे पहले क्षोभ मंडल होता है जिसमें हम मानव निवास करते हैं। ठीक है, उसके बाद संताप मंडल होता है और इसी संताप मंडल में ओजोन गैस की बहुत सारी परतें होती हैं। किसकी होती है? ओजोन गैस की ओजोन गैस की परतें पाई जाती हैं। किसमें? तो ये संताप मंडल में। ठीक है, तो यहाँ तो हमारा 2-3 कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। पहला कि ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है, यानी ओजोन की परत कहाँ पाई जाती है, तो सबसे पहला मेरा जवाब हुआ कि संताप मंडल में। दूसरा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो वायुमंडल की परतें होती हैं वो अगर सीक्वेंस से बताना हो तो यहाँ वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो एक ओवरव्यू ये क्लियर हो गया कि ओजोन गैस को हम ओजोन परत को हम कहाँ देखेंगे, तो हम संताप मंडल में देख सकेंगे। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस हो गया। आगे आइए चलिए देखते हैं कि अब ओजोन परत क्या होती है। ठीक है, ये वायुमंडल की परतें मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया कि वायुमंडल की परतों में वायुमंडल की परतों में ओजोन गैस, जिसको O3 कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ओजोन गैस पाई जाती है जिसका 90% हिस्सा संताप मंडल में 25 से 35 किलोमीटर, लगभग 90% हिस्सा संताप मंडल में, जबकि इसका 10% हिस्सा क्षोभ मंडल में ग्रीन हाउस गैस के रूप में पाया जाता है। यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। एक बार ध्यान से मैं इसे फिर से दोबारा से आपको बताती हूँ। वायुमंडल की परतों में ओजोन गैस पाई जाती है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ओजोन की जो लेयर होती है वो संताप मंडल में पाई जाती है, जिसका 90% हिस्सा कहने का मतलब कि एक बहुत बड़ा हिस्सा संताप मंडल में पाया जाता है, लगभग 25 से 35 किलोमीटर के बीच में। ठीक है, जबकि इसका 10% हिस्सा क्षोभ मंडल में ग्रीन हाउस गैस के रूप में पाया जाता है। ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत जो है कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, NO2 आ गया, SO2 आ गया यानी सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब ग्रीन हाउस गैस के स्रोत हैं। ठीक है, तो इन्हीं ग्रीन हाउस गैस के रूप में ये 10% जो है क्षोभ मंडल में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तो एक आपका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैंने आपको ओजोन गैस की 100% की जो हिसाब है वो आपको मैंने बता दिया कि 90% जो कि एक बड़ा हिस्सा होता है संताप मंडल में, एंड 10% जो उसका हिस्सा होता है वो क्षोभ मंडल में
ग्रीन हाउस गैस के रूप में मौजूद होता है, ठीक है, जो कि हमारे लिए काफ़ी खतरनाक होता है। और जैसा कि आपको पता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्षोभ मंडल है, इसके ऊपर वाली जो लेयर है वो संताप मंडल है, ठीक है। और इसी संताप मंडल में ये ओजोन गैस की लेयर है, जिसकी क्वांटिटी मैंने आपको लगभग 90% के हिस्से के रूप में बताया, ठीक है। अब ये जो ओजोन परत है, इसके जो कार्य हैं, अगर मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, सूर्य से आने वाली जो किरणों में अल्ट्रा वायलेट रेस जो होती है, पराबैंगनी किरणें जो होती हैं, जो सूर्य से निकलती हैं, उनको पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। इसका सबसे बड़ा मतलब कार्य वर्क जो है ओजोन का यही है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को, यानी अल्ट्रा वायलेट रेस को वो रोकती है, यानी उस अल्ट्रा वायलेट रेस को वो अवशोषित कर लेती है, और जिससे कि ये जो सूर्य की जो हानिकारक गैसें होती हैं वो हमारे पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। इसके साथ ही मैंने आपको इसके कार्य भी बता दिए। चलिए आगे कुछ और कॉन्सेप्ट है जो कि क्लियर कर लेते हैं, उसके समस्या संरक्षण से संबंधित। अब हम इसके समस्या के बारे में जान लेते हैं कि ओजोन परत से संबंधित समस्याएं क्या क्या हैं, ठीक है। समस्या, चलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि ओजोन परत जो है उससे क्या समस्याएं हो सकती हैं, या फिर ओजोन परत किस तरह से समस्या उत्पन्न कर रहे हैं हम सभी के लिए। तो ओजोन परत का पतला होना, जिससे स्वास्थ्य एवं ग्लोबल वार्मिंग, स्वास्थ्य प्रभाव एवं ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट्स बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ओजोन परत से सबसे बड़ी जो समस्या है वो है कि ओजोन परत के लेयर का पतला होना, जिससे कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जैसे कि आप ऐसा प्रतीत कर रहे होंगे कि हर साल गर्मी में जो धूप की जो एनर्जी है वो काफी तीखी होती जा रही है, यानी तेज होती जा रही है, धूप में निकलना मुश्किल होता जा रहा है, जिससे कि स्किन कैंसर, ठीक है, सांस की समस्याएं वगैरह होती जा रही हैं। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि ओजोन लेयर के पतला होने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में बढ़ोतरी होती जा रही है, साथ ही ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रभाव है वो भी काफी तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। जिसका मुख्य कारण अगर हम इसका कारण देखें, तो इसका मुख्य कारण जो है वो है क्लोरो फ्लोरो कार्बन, यानी CFC का उत्सर्जन, जिसके साथ ओजोन अभिक्रिया करता है, ठीक है। ओजोन लेयर का पतला होना मुख्य कारण है
क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC का उत्सर्जन जिसके साथ ओजोन मिलकर अभिक्रिया करने लगता है, ठीक है, जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट में ओजोन गैस की मात्रा बढ़ने लगती है, साथ ही उसका हानिकारक प्रभाव हम सभी पे पड़ने लगता है या पड़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट्स पड़ रहा है, ठीक है। तो इसका सबसे मेन कारण ये जो CFC गैस है वो है। हालांकि इस पे प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि इस पे प्रतिबंध लगा चुके हैं, ठीक है। तो ये इसकी समस्याएं हैं, समस्या का जो कारण है वो मैंने आपके साथ साझा किया, ठीक है। अब इसके आगे कुछ और टर्म देख लेते हैं कि कुछ और जो इसकी समस्याएं हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है। अब हम समस्या के क्षेत्र देख लेते हैं कि आखिर ओजोन परत के समस्या के क्षेत्र कौन से हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, इसके चारों तरफ ओजोन की एक समान लेयर है, ठीक है। इस पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव में जो ओजोन की लेयर है वो पतली होती जा रही है। ओजोन की जो लेयर है वो पतली हो रही है, यानी समस्या का जो क्षेत्र है वो है कि पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव यानी अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव में ओजोन परत का पतला होना, ठीक है। इसकी समस्या का क्षेत्र एक ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जैसा कि मैंने आपको समझाया यहाँ पे कि पृथ्वी गोल है और इस पृथ्वी के चारों ओर ओजोन की एक समान लेयर है, ठीक है। तो पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव में ओजोन की जो ये लेयर है वो चीज पतली होती जा रही है, जिससे हमारे इन्वायरमेंट में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या काफी तेजी से बढ़ रही है, जो कि हमारे लिए काफी चुनौतीपूर्ण भी बनती जा रही है, ठीक है। तो ये तो इसके समस्या के क्षेत्र हो गया। अब हम जान लेते हैं कि ओजोन परत के संरक्षण के क्या क्या उपाय किए गए हैं ताकि ओजोन परत का संरक्षण किया जाए और विश्व को ग्लोबल वार्मिंग से निजात दिलाई जाए। तो चलिए देख लेते हैं कि ओजोन परत के संरक्षण के क्या क्या प्रयास किए गए हैं, ठीक है। ओजोन परत के संरक्षण के प्रयास। सबसे पहले ओजोन परत के पतले होने की खबर 1985 में 1985 में विश्व स्तर पर सामने आई। ओजोन परत के पतले होने की खबर 1985 में विश्व स्तर पर सामने आई, ठीक है। सामने आई कब आई? तो 1985 को ओजोन परत के पतले होने की खबर विश्व स्तर पर सामने आई। तो इसके संरक्षण के प्रयास के लिए वियना कन्वेंशन रखा गया। वियना में एक सम्मेलन रखा गया जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल तो नहीं हुआ, लेकिन प्रयास जारी रखा गया। इन सभी में एक जो सम्मेलन है जो कि
1987 में मॉन्ट्रियल सम्मेलन बुलाया गया। ठीक है, किस सन में? तो 1987 में एक मॉन्ट्रियल सम्मेलन बुलाया गया जिसमें ओजोन परत के संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक किया गया और ओजोन परत लगातार पतला होता जा रहा है, ये चीज इस सम्मेलन में बताया गया। ठीक है, और लोगों को जागरूक करने के लिए अनेक प्रयास किए गए। इसी का परिणाम निकला कि प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर ये दिन रखने का एक मेन मकसद ये था कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जारी किया गया, जो मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ, वो जो समझौता था वो 16 सितंबर को ही हुआ। तो इस व्यू से प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया। ठीक है, ये तो हो गया कुछ महत्वपूर्ण बातें ओजोन परत के संरक्षण को लेकर, उसकी समस्याओं को हमने समझा, ओजोन क्या होता है, वायुमंडल की परतों में ओजोन का स्थान कहाँ है, ये सारी बातों को हमने आपके सामने क्लियर किया। इसी के साथ एक और जान लेते हैं कि ओजोन को मापने की जो इकाई होती है, ओजोन को मापने की इकाई जो होती है, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वो है डाप्सन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ओजोन को मापने की इकाई डाप्सन यूनिट होती है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने इन्वायरमेंट इकोलॉजी के 5वें लेक्चर में हमने ओजोन परत के संरक्षण के बारे में जाना, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें तो इससे डायरेक्टली भी छोटे एग्जामों में सवाल पूछे गए हैं और बड़े एग्जामों में इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो था वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपने अन्य वीडियो को नहीं देखा है तो ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल के लिंक पे जाके अन्य वीडियो को देख सकते हैं जिसको मैंने अवेलेबल कराया है। साथ ही अब इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के नेक्स्ट सीरीज में, एडिशनल सीरीज में, जिसमें देखते हैं कि हमारा अगला चैप्टर क्या होगा। तो इस वीडियो पे अगर आप भी नए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमारे साथ बने रहें ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल पे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जाता है।